Welcome students to another class of class 11 accountancy and as you are aware कि हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जड़ को मजबूत बना रहे हैं ताकि हम एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट बन सके। और अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आपके साथ डिस्कस किए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर स्टडी। जैसे जैसे हम अकाउंटेंसी में आगे बढ़ेंगे यही सब टर्म तो है जो हमें आगे चल के काम देगा। ठीक है, तो आज भी मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज को आगे बढ़ाता हूं और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। और आज सबसे पहला टर्म जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है डेटर। ठीक है, क्या होता है डेटर? डेटर का मतलब होता है, देखो कोई भी बिजनेस हो तो जब वो गुड्स बेचता है, ठीक से समझना, कोई भी बिजनेस जब गुड्स को बेचता है तो या तो उसको कैश में बेचता है या फिर क्रेडिट में बेचता है, यानी या तो नकद में बेचता है या फिर उधार में बेचता है। तो जब भी आप उधार में बेचोगे किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन जिसको आप उधार में बेच रहे हो उसे कहते हैं डेटर। तो मतलब ये हो गया, डेटर मीन्स एक ऐसा कस्टमर, या तो वो कोई पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसे आपने उधार में अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा है, इसे हम लोग बोलते हैं डेटर। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो आइए इसके डेफिनेशन को यहां पे नोट डाउन करते हैं। द पर्सन or the institution to whom goods are sold on credit is known as debtor। इसे हम लोग कहते हैं डेटर। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब हम लोग टर्म समझते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो एक बात याद रखना, ये जो डेटर है, डेटर्स आर नथिंग बट दी कस्टमर्स। ऐसे कस्टमर्स जिसे हम उधार में सामान बेचते हैं उसे हम लोग डेटर बोलते हैं। अब मैं आता हूं क्रेडिटर में। क्रेडिटर एक्चुअली कौन होते हैं? सप्लायर। सप्लायर यानी जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। तब हम समझते हैं कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो या तो हम कैश में खरीदते हैं या फिर हम क्रेडिट में खरीदते हैं। तो ऐसा सप्लायर जिससे आप गुड्स क्रेडिट में परचेस करते हो, उधार में खरीदते हो, उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। गॉट इट? ऐसा सप्लायर जिससे हम उधार में गुड्स खरीद रहे हैं उसे कहेंगे क्रेडिटर। तो यहां पे मैं लिखता हूं, द पर्सन or the institution from whom goods are purchased on credit। ठीक है,
तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। एक बात और बच्चों, इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि मैंने यहां जो गुड्स लिखा है तो इसके साथ आप सर्विसेज को भी जरूर जोड़ दीजिएगा, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप उधार में बेचते हो तो उसे डेटर बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आप जिस इंसान से उधार में खरीदते हो उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टर्म आप बहुत अच्छे से सीख गए। यस सर, बिल्कुल सीख गए। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे अकाउंट्स में कि स्टॉक क्या है। सपोज करो एक बिजनेस है, लेट इट बी XYZ एंटरप्राइजेस। ये एक बिजनेस का नाम है। इनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? मोबाइल फोन बेचना। इन्होंने क्या किया, पूरे साल में 10,000 मोबाइल फोन्स को इन्होंने परचेस किया। 10,000 मोबाइल फोन्स इन्होंने परचेस किया। तो बाबू बहुत गहराई से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 10,000 मोबाइल फोन्स जब इनके शॉप में आया तो हम अकाउंटेंसी में इसे कहेंगे गुड्स, ठीक है। दीज आर नॉट स्टॉक, दीज आर गुड्स। कि हमारे दुकान में गुड्स आ गए, और गुड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू बाय फॉर रीसेल। जिसको आप खरीदते हो बेचने के लिए उसे कहते हैं गुड्स। मैं यहां पे लिख दूं, गुड्स का मतलब एनीथिंग that is purchased for resale। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए हम उसे गुड्स कहते हैं। तो जैसे ही मेरे दुकान में, मेरे शॉप में 10,000 मोबाइल फोन्स आ गया, हम उसे गुड्स बोले, ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें से 9,000 मोबाइल फोन्स सेल कर दिया, इन्होंने बेच दिया। पूरे साल में 9,000 मोबाइल फोन्स को इन्होंने बेच डाला, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं 10,000 में से 9,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1,000 मोबाइल फोन्स इन हैंड रह गया, ठीक है। कब रह गया? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हमारे पास 1,000 मोबाइल सेट्स इन हैंड रह गया, बच गया, जिसको हम बोलेंगे अनसोल्ड रह गया। और ये जो 1,000 फोन्स अनसोल्ड रह गया, इसे हम कहते हैं स्टॉक। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चीज आपके भेजे में चला गया। यस सर, बिल्कुल चला गया। मैं दोबारा समझा देता हूं। सपोज करो देयर इज अ बिजनेस XYZ एंटरप्राइजेस। इन्होंने 10,000 मोबाइल फोन्स परचेज किया। मैंने क्या सिखाया उसको तुरंत मैं बोलूंगा गुड्स। गुड्स का मतलब एनीथिंग दैट इज परचेज फॉर रीसेल। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? 10,000 में से 9,000 मोबाइल फोन्स इन्होंने बेच दिया। कितने बच गए इनके पास? 1,000 मोबाइल फोन्स बच गया। ये जो 1,000 मोबाइल फोन्स इनके पास बच गया, अनसोल्ड रह गया, इसे हम कहते हैं स्टॉक। गॉट इट? यस सर, बिल्कुल। अब मैं यहां पे स्टॉक का डेफिनेशन आपको बता दूं।
कि स्टॉक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टॉक मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स remain unsold at the end of a particular year is called stock। इसे हम कहते हैं स्टॉक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक। टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने तरह का होता है। तो बाबू स्टॉक जो है वो हमेशा दो तरह का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक। वन इज ओपनिंग स्टॉक, द अदर वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अब दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। साल के शुरुआत में आपके दुकान में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, साल के शुरुआत में आपकी दुकान में जो अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और साल के एंड में आपकी दुकान में जो गुड्स पड़ा हुआ है अनसोल्ड उसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? यस सर। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब unsold goods in the beginning of the year, and closing stock means unsold goods at the end of the year। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक टर्म और मैं आपको सिखाता हूं आगे, जो कि स्टॉक से ही रिलेटेड है। क्या है सर? आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए। सो अगला टर्म वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बच्चों स्टॉक ही होता है, पर स्टॉक से थोड़ा वाइडर होता है। जैसे स्टॉक मतलब मैंने क्या बोला, तुम मोबाइल खरीद के लाए बेचने के लिए, उसमें से इतना बच गया तो वो मेरा स्टॉक कहलाएगा। यानी फिनिश्ड गुड्स जो बिल्कुल बेचने के लिए, आई मीन फॉर सेल, विच इज रेडी फॉर सेल, उसमें और कुछ मुझे वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं। मैं खरीद के लाया, पैकेजिंग है, मैं बेच दूंगा उसको मैं कहता हूं स्टॉक। लेकिन इन्वेंट्री मतलब ये थोड़ा सा वाइडर टर्म होता है। इट इज वाइडर टर्म इन कंपैरिजन टू स्टॉक। इसमें क्या क्या आता है आप देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ finished goods, stock of work in progress, मतलब semi finished goods। नंबर 4, स्टॉक ऑफ लूज टूल्स। तो इनको याद रखना है। तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है जिसमें बहुत सारा स्टॉक एक साथ आता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स यानी जो बन के तैयार है। तीसरे नंबर पे आता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, यानी जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, अभी उसमें काम बाकी है। और सबसे अंत में आता है स्टॉक ऑफ लूज टूल्स। लूज टूल्स यानी नट्स, बोल्ट्स, जो गुड्स को बनाने में काम आता है, तो उसका जो स्टॉक रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ लूज टूल्स।
तो ये हम लोगों ने सीख लिया इन्वेंट्री क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन दे में आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, तो होपफुली आप उनको आराम से जवाब दे सकते हो कि स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या होता है डिफरेंस। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग सीखेंगे वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। आपके पास कोई बिजनेस है तो आप देखोगे पूरे साल भर एक्सपेंसेस होते रहता है। जैसे आप अपनी दुकान का किराया देते हो, रेंट देते हो, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो, एजेंट्स को कमीशन देते हो, अकाउंटेंट को सैलरी देते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारा खर्च आता है। आप अगर कोई जनरेटर हायर किए हो तो उसका रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, टेलीफोन बिल देते हो, ठीक है, अपनी गाड़ी में जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो उसमें पेट्रोल का खर्च है आपका। तो ऐसे कई सारे खर्च होते हैं, इन सबको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस 3 कैटेगरी का होता है जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। नंबर 1 में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2 में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नंबर 3 में आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों में क्या डिफरेंसेस, आओ अभी हम लोग सीखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जरूरी होता है। यानी बिजनेस को अगर आपको चलाना है, रन करना है, तो ऐसे खर्चों की जरूरत आपको डे बाय डे पड़ती है। जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, टेलीफोन बिल देना। आप फॉलो करो, ऐसे खर्चे आपको हर महीने करने होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करोगे तो बिजली काट दिया जाएगा, फिर आपका बिजनेस नहीं चल सकता। अगर आप शॉप का किराया नहीं दोगे तो वो ताला लगा देगा आपके शॉप में, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। टेलीफोन के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं है आजकल। एम्प्लॉइज को आप सैलरी नहीं दोगे तो एम्प्लॉइज चला जाएगा, तो फिर बिजनेस कौन चलाएगा। तो ऐसे खर्चों को जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए चाहिए उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नंबर बी में मैं एग्जांपल लिख दूं इनका, जैसे रेंट पेड, फिर आता है सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, तो ये जो खर्च है आप देख रहे हो, इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और इन खर्च की खासियत ये है, फीचर क्या है, कि ये रेगुलर बेसिस पे हम स्पेंड करते हैं। यानी एक रूटीन बेसिस पे हम इसको खर्च करते हैं। यानी आप देखोगे रेंट हम हर महीने देते हैं, सैलरी हम हर महीने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम हर महीने देते हैं। तो रेकरिंग इन नेचर होता है। तो नंबर सी में मैं लिखता हूं दे आर recurring in nature। अब इसका जो सबसे खास बात है उसको समझना। खास बात क्या है, सपोज करो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल
फॉर द मंथ ऑफ मे दे रहे हैं, मे मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। क्या आपका काम जून या जुलाई या अगस्त में भी उससे चल सकता है? बिल्कुल नहीं। जून के लिए आपको अलग से बिल देना है, जुलाई के लिए अलग से देना है, अगस्त के लिए अलग से देना है। आपने टेलीफोन बिल दिया फॉर द मंथ ऑफ मे, क्या उससे आपका जून जुलाई अगस्त में काम चल सकता है? नहीं, केवल मे मंथ का चलेगा। आपने दुकान का किराया दिया मे का, तो फायदा भी आपको उसका मे का ही मिलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो चौथे नंबर पे आता है वो ये है, द बेनिफिट ऑफ such expenditure cannot be derived beyond the accounting period। यानी जिस समय तक का आपने पेमेंट किया है, आपको फायदा उसी समय तक ही मिलेगा। आपने मई मंथ का बिल पे किया है तो आपको फायदा मई का ही मिलेगा, जून में उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। होपफुली आप इस चीज को समझ गए। यस सर, बिल्कुल समझ गए। अब आइए मैं आपको शेयर कराता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर incurred in acquiring fixed assets and in enhancing the capacity of assets is called कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जब भी आप लोग अपने बिजनेस के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करोगे या फिर उस फिक्स्ड एसेट्स के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्च करोगे, जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने वो एक ही फ्लोर का था, आपने उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, तो आपने क्या किया? एसेट्स के कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तो जब भी आप ऐसा करोगे, या तो आप एसेट खरीद रहे हो या फिर आप एसेट के कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, इसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल में ले लेता हूं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मोटर कार एटसेट्रा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब देखो, इसका जो अगला पॉइंट है वो है द बेनिफिट ऑफ such expenditure can be extended beyond the accounting period। मतलब कि ये जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपने उसको एक बार कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलता रहेगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखाया था कि जिस मंथ में या जिस साल में आप वो खर्च कर रहे हो, अगले साल उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। आपने मई का रेंट पे किया था तो फायदा आपको मई तक का ही मिलेगा, लेकिन इसमें आपने अगर मई मंथ में कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो उसका फायदा आपको बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, यानी
बहुत सालों तक उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो होपफुली ये दोनों आपको समझ आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो बाबू, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन उसका फायदा आपको कैपिटल की तरह मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एडवर्टीजमेंट दिया, तो क्या आपने कोई एसेट खरीदा? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीदा। मैं रिपीट करता हूं, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या आपने कोई एसेट खरीदा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खरीदा। तो जब हम एसेट खरीदते हैं तभी हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे जब हम ऐड दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो कोई एसेट नहीं खरीद रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप जरा सोचो, उस एडवर्टीजमेंट का फायदा आपको सालों साल मिलता रहेगा। लोग आपको एक बार जान जाएंगे तो आपकी दुकान में वो आते रहेंगे। तो उसका नेचर किसकी तरह हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, कि उसका फायदा आपको सालों साल मिलता रहेगा। तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसका फायदा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इन दोनों का मिक्सचर। और बाबू, इसका नाम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों पड़ा? क्योंकि आपने देखा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन डिफर्ड मतलब होता है इन फ्यूचर, इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। क्लियर? तो अभी मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द एक्सपेंडिचर which is revenue in nature but the benefit can be derived beyond an accounting period। एग्जाम्पल में ले लेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि रेवेन्यू, कैपिटल और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। बच्चों, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अपने डाउट्स को प्लीज 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 कमेंट करके मुझे बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और पूरे वीडियो को आप देखिए, पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कंसेप्ट जब तक आपका सही से नहीं होगा तब तक आप आगे अकाउंट्स में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा।